अक्सर सुबह जब अलार्म बजता है ना तो आंख खुलते ही एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट होती है। मतलब हाँ, वो एक और दिन वाली भारी सी फीलिंग। एग्जैक्टली। दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि लो फिर से वही भागदौड़ शुरू हो गई। इंसान सुबह सुबह सोचता है कि आज तो मैं पक्का जिम जाऊंगी या ऑफिस का सारा पेंडिंग काम आज ही खत्म कर दूंगी। पर शाम तक आते आते वो मोटिवेशन एकदम जीरो हो जाता है, राइट? बिल्कुल। शाम को 6-7 बजते बजते एनर्जी इतनी ड्रेन हो चुकी होती है कि इंसान बस सोफे पे गिर जाता है, हाथ में फोन होता है और मन में सिर्फ एक पछतावा कि यार आज का दिन भी बस यूं ही निकल गया, कुछ खास हो ही नहीं पाया। ये बहुत ही जाना पहचाना दर्द है। और मजे की बात देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो पहली प्रतिक्रिया हमेशा यही होती है कि अरे टाइम ही नहीं है। लोगों को लगता है कि दिन में 24 की जगह अगर 28 घंटे होते तो वो सब कुछ मैनेज कर लेते। पर आज हम इसी बात पर एक बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो आधार है वो है क्रेग बैलेंटाइन की मशहूर किताब द परफेक्ट डे फॉर्मूला। हमने इस किताब पर आधारित एक ऑडियो बुक, स्क्रिप्ट और एक बहुत ही डिटेल्ड यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट को खंगाला है और हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि दुनिया के टॉप 1% सफल लोग जैसे जेफ बेजोस हों या रतन टाटा या इलॉन मस्क, आखिर ये लोग अपने दिन को इतने बेहतरीन तरीके से कैसे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अगर हम डेटा और ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई में जाएं तो एक बहुत अलग तस्वीर सामने आती है। असल समस्या टाइम की कमी है ही नहीं, असली दिक्कत है कंट्रोल और एक सही स्ट्रक्चर की कमी। तो मतलब हम दिन को नहीं चला रहे हैं बल्कि दिन हमें चला रहा है। 100%। और यही बात हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी भी साबित करती है। मतलब अगर आप ये डेटा देखेंगे ना तो दिमाग हिल जाएगा। दुनिया में हर इंसान के पास दिन में ठीक 1440 यानी 1440 मिनट ही होते हैं। राइट। कोई 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकता। बिल्कुल। पर हार्वर्ड की स्टडी बताती है कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी का सिर्फ 16% हिस्सा ही हाई वैल्यू और अर्थपूर्ण कामों में लगाता है। वेट, क्या सिर्फ 16%? हाँ, सिर्फ 16%। मतलब अगर कोई दिन में 10 घंटे काम कर रहा है तो उसमें से मुश्किल से 1.5-2 घंटे ही असल काम हो रहा है, तो बाकी टाइम जा कर रहा है। बाकी 84% हिस्सा उन चीजों में वेस्ट होता है जो सिर्फ ध्यान भटकाती हैं, जैसे बेमतलब की मीटिंग्स, अनगिनत बार ईमेल चेक करना और बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। एग्जैक्टली। ये 84% टाइम बस लीक हो जाता है और हमें भनक तक नहीं लगती। अगर इसे एक विजुअल तरीके से समझें तो ये टाइम ना एक फिक्स्ड बैंक अकाउंट की तरह है। बहुत सही एनालॉजी है ना? कल्पना कीजिए कि हर दिन सुबह किसी के खाते में 1440 मिनट्स जमा हो जाते हैं। अब बैंक का रूल है कि इसे बचाकर कल के लिए नहीं रखा जा सकता, रात को बैलेंस 0 होना ही है। बिल्कुल। तो कोई समझदार इंसान होगा तो इसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा, पर हम क्या करते हैं, हम इस बैलेंस को जंक फूड जैसी चीजों पर उड़ा देते हैं। मतलब किसी अजनबी की ट्रिप की फोटोज देख ली या ऐसा शो देख लिया जो पसंद भी नहीं है। और इसी इन्वेस्टमेंट के तरीके से ये तय होता है कि कौन टॉप पर जाएगा। मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 5 साल लंबी एक रिसर्च है। उनके आंकड़े बताते हैं कि जो टॉप 20% परफॉर्मर्स होते हैं, उनका क्या, वो औसत लोगों की तुलना में उतनी ही रिसोर्सेस और उतने ही टाइम में 8 गुना ज्यादा काम करते हैं। 8 गुना? ये तो कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं हो सकता। कोई 8 गुना तेज टाइप थोड़ी कर सकता है या 8 गुना तेज सोच थोड़ी सकता है। बिल्कुल नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है। इसका सीधा सा जवाब है एक साइंटिफिक सिस्टम और स्ट्रैटेजिक अप्रोच। ओके, सिस्टम। हाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 12 साल तक, पूरे 12 साल तक 10,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रैक किया था। ये कोई छोटी स्टडी नहीं थी। 12 साल और 10,000 लोग, वाओ। और उन्होंने पाया कि जो लोग अपने डेली रूटीन में एक तय सिस्टम का लगातार पालन करते हैं, उनके लक्ष्य हासिल करने के चांसेस 15 गुना ज्यादा होते हैं। 15 गुना? माय गुडनेस। यही नहीं, उनकी इनकम 12 गुना तक ज्यादा हो सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनका वर्क लाइफ बैलेंस 9 गुना बेहतर होता है। मतलब ज्यादा काम करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान की पर्सनल लाइफ खत्म हो जाए। वो काम भी ज्यादा कर रहे हैं और फैमिली के साथ टाइम भी बिता रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर दिन को इस तरह से कंट्रोल करने के लिए हमें एक सॉलिड सिस्टम चाहिए,
तो मुझे इन सोर्सेस की एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी, कौन सी? यही कि परफेक्ट डे की शुरुआत सुबह उठकर नहीं होती, बल्कि उसकी नींव एक रात पहले ही रखी जाती है। रिवर्स इंजीनियरिंग द परफेक्ट डे। हाँ, और द परफेक्ट डे फॉर्मूला में इसके लिए एक बहुत ही शानदार रूल है, 10-3-2-1-0 फॉर्मूला। और ये कोई ऐसी रैंडम मोटिवेशनल बात नहीं है, ये पूरी तरह से हमारी बायोलॉजी और स्लीप साइंस पे बेस्ड है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। 10 का मतलब है सोने से 10 घंटे पहले कैफीन यानी चाय कॉफी बंद, 3 घंटे पहले भारी खाना और शराब बंद, 2 घंटे पहले ऑफिस का सारा काम बंद, 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम जैसे फोन टीवी सब बंद, और 0 का मतलब सुबह अलार्म बजते ही उठना, नो स्नूज बटन। बिल्कुल। अब यहाँ मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठाना चाहूंगी, मतलब आज के इस हाइपर कनेक्टेड कॉर्पोरेट वर्क कल्चर में जहाँ रात 10 बजे भी क्लाइंट्स के ईमेल आते हैं, क्या सोने से 10 घंटे पहले कॉफी छोड़ना या 2 घंटे पहले काम बंद करना सच में पॉसिबल है? कई लोगों की तो शिफ्ट ही ऐसी होती है। ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं आकर हार मान लेते हैं। लेकिन देखिए, ये फॉर्मूला कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क है मतलब इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई 10 घंटे पहले कैफीन नहीं छोड़ सकता तो 8 घंटे से शुरू करे, लेकिन इसके पीछे का साइंस समझना जरूरी है ताकि पता हो कि हम किस चीज की कीमत चुका रहे हैं। नींद ना कोई कंप्यूटर को शट डाउन करने जैसी प्रक्रिया नहीं है। राइट, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। हाँ, एक बेहद एक्टिव रिकवरी प्रोसेस है। रात में शरीर का काम है सेल्यूलर रिपेयर करना और दिमाग से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो जब हम सोने से 3 घंटे पहले भारी खाना खा लेते हैं तो शरीर का सारा फोकस बदल जाता है। शरीर की सारी एनर्जी उन टॉक्सिन्स को निकालने के बजाय उस खाने को पचाने में लग जाती है, और नतीजे में 8 घंटे सोने के बाद भी इंसान एकदम थका हुआ उठता है। ओह, तो ये रीजन है। और वो 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करने वाला क्या लॉजिक है? अक्सर लोग कहते हैं कि टीवी देखते देखते या फोन चलाते हुए उन्हें अच्छी नींद आ जाती है। वो नींद नहीं होती, वो बस दिमाग का थक कर बेहोश होना होता है। बेहोश होना? हाँ, क्योंकि स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो हमारी आंखों के जरिए दिमाग की पीनियल ग्रंथि को सिग्नल भेजती है कि भाई अभी दिन का टाइम है, सूरज निकला हुआ है। अच्छा, तो दिमाग को दिन होने का धोखा होता है। एग्जैक्टली। और इस गलतफहमी में दिमाग मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का प्रोडक्शन रोक देता है। और मेलाटोनिन ही वो हार्मोन है जो हमें गहरी नींद में ले जाता है। सही, एकदम सही। उसके बिना सो तो जाएंगे, लेकिन वो डीप स्लीप या रेम स्लीप मिलेगी ही नहीं, जहां असली सेल रिपेयर और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। इसके अलावा कमरे का वातावरण भी बहुत मायने रखता है। टेम्परेचर का भी जिक्र था। हाँ, स्लीप एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बेडरूम का तापमान 65 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। थोड़ा ठंडा होना चाहिए रूम। हाँ, क्योंकि ठंडा कमरा शरीर के इंटरनल टेम्परेचर को कम करता है, जो गहरी नींद का एक बायोलॉजिकल सिग्नल है। अगर ये स्लीप हाइजीन बिगड़ी तो अगले पूरे दिन की एनर्जी की नींव ही कमजोर हो जाती है। ये तो बहुत मेक सेंस करता है। पर अब उस 0 वाले रोल पर आते हैं, स्नूज बटन बिल्कुल नहीं दबाना। मुझे पर्सनली लगता है कि स्नूज दबाना सिर्फ 10 मिनट की एक्स्ट्रा नींद नहीं है, ये साइकोलॉजिकली दिन की पहली हार मान लेने जैसा है। बिल्कुल। मतलब इंसान ने खुद से एक वादा किया था उठने का और सुबह पहला ही वादा तोड़ दिया। ये साइकोलॉजिकल हार तो है ही, लेकिन बायोलॉजिकल लेवल पर ये और भी बुरा है। वो कैसे? जब अलार्म बजता है और कोई उठकर फिर से स्नूज दबा देता है तो दिमाग एक नई स्लीप साइकिल शुरू कर देता है। ओह। और 10 मिनट बाद जब अलार्म फिर बजता है तो वो साइकिल बीच में ही टूट जाती है। इसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं। इसी वजह से स्नूज दबाने के बाद अक्सर बहुत ज्यादा भारीपन और थकान फील होती है। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने रात को अच्छी नींद ली और अलार्म बजते ही तुरंत उठ भी गए। दिन की असली जंग तो अब शुरू होती है ना? बिल्कुल। सुबह के पहले 90 से 120 मिनट ये आपके पूरे दिन का डायरेक्शन तय करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, आजकल ज्यादातर लोग आंख खुलते ही सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल्स। मुझे तो ये आदत ऐसी लगती है जैसे सोकर उठते ही अपने बेडरूम में 100 अजनबियों को बुला लिया हो। हाँ, 100 अनजान लोग जो आपके चारों तरफ खड़े होकर अपनी अपनी मांगे आप पर चिल्ला रहे हैं। एग्जैक्टली। कितनी खौफनाक शुरुआत है। और ये जो 100 अजनबियों वाली बात है ना, ये न्यूरोलॉजिकल स्तर पर 100% सच है। UCLA की एक न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि सुबह उठते ही फोन देखने से
दिमाग में डोपामीन का एक बहुत बड़ा स्पाइक होता है। और डोपामीन वो केमिकल है जो हमें खुशी या रिवॉर्ड का एहसास कराता है। हाँ, पर यह बहुत ही सस्ती खुशी होती है। ये स्पाइक हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को पूरी तरह हाईजैक कर लेता है। मतलब बिना कोई मेहनत किए दिमाग को डोपामीन मिल गया। बिल्कुल। और अब पूरे दिन दिमाग उसी डोपामीन हिट को खोजता रहेगा। इसी वजह से हमारा अटेंशन स्पैन यानी फोकस करने की क्षमता बर्बाद हो जाती है। इंसान 10 मिनट भी किसी काम पर टिक नहीं पाता। और यहीं पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की ईगो डिप्लीशन थ्योरी का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थ्योरी मुझे सच में बहुत फैसिनेटिंग लगी थी। हाँ, वो विल पावर वाली थ्योरी। हाँ, कि इंसान की इच्छा शक्ति या विल पावर कोई अनलिमिटेड चीज नहीं है। वो एक मोबाइल की बैटरी की तरह है। सुबह सुबह वो बैटरी फुल चार्ज होती है। सही कहा। लेकिन अगर हम वो कीमती एनर्जी दूसरों की जिंदगी फोन पर देखने में खर्च कर देंगे तो दिन में जब असल में कोई मुश्किल काम करना होगा तब तक तो बैटरी डेड हो चुकी होगी। और इसलिए दुनिया के सबसे सफल लोग अपना सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा फोकस मांगने वाला काम सुबह के इन्हीं शुरुआती घंटों में निपटा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा साइंटिफिक मिथक है जिसे तोड़ना जरूरी है। अक्सर किताबों में और मोटिवेशनल वीडियोस में कहा जाता है कि भाई अगर सफल होना है तो सुबह 4:30 या 5 बजे उठना ही पड़ेगा। उफ, ये 5 AM क्लब वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, कई लोग तो बस इसी गिल्ट में जीते हैं कि यार मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता, भले ही वो रात में कितनी भी अच्छी प्रोडक्टिविटी क्यों ना दे रहे हों। और ये गिल्ट पूरी तरह से बेमानी है। डॉक्टर माइकल ब्रूज नाम के एक बहुत ही जाने माने स्लीप स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने क्रोनोटाइप नाम का एक विज्ञान पेश किया है। क्रोनोटाइप? हाँ, ये बताता है कि हर इंसान की बायोलॉजिकल घड़ी अलग होती है। दुनिया में केवल 25% लोग ही मॉर्निंग लॉक होते हैं। मतलब जो नेचुरली सुबह जल्दी और पूरी एनर्जी के साथ उठते हैं। हाँ, और दूसरे 25% नाइट आउल होते हैं। उनका दिमाग रात के अंधेरे में सबसे तेज चलता है। और बाकी बचे 50%? वो फ्लेक्सिबल होते हैं, माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। तो अपनी बायोलॉजिकल घड़ी के खिलाफ जाकर जबरदस्ती 5 बजे उठना फायदे की जगह नुकसानदायक हो सकता है। तो बेसिकली कोई वन साइज फिट्स ऑल रूल नहीं है। इंसान को अपनी प्रकृति के हिसाब से अपना परफेक्ट डे डिजाइन करना होगा। बिल्कुल, कस्टमाइज्ड अप्रोच ही काम आती है। ठीक है, फोन दूर रख दिया, अपने टाइम के हिसाब से उठ भी गए, अब सुबह करना क्या है? साइंस 2 चीजों की वकालत करता है यहाँ, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड और फिजिकल मूवमेंट। ग्रेटिट्यूड पर यूसी डेविस की एक रिसर्च थी ना? हाँ, वो रिसर्च दिखाती है कि केवल कृतज्ञता महसूस करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल 23% तक कम हो सकता है। पर इसमें एक कैच है। सिर्फ हवा में ये कहना कि मैं अपनी जिंदगी के लिए आभारी हूँ, ये काम नहीं करता। इसे बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। जैसे कल रात मेरे दोस्त ने जिस तरह से मेरी प्रॉब्लम सुनी, मैं उस बातचीत के लिए आभारी हूँ। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। स्पेसिफिक होने से होता यह है कि दिमाग उस घटना को सच में दोबारा जीता है। इसका इमोशनल इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है, जो दिमाग में पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है। वाओ। और फिजिकल मूवमेंट का क्या रोल है? जब सुबह थोड़ा भी शरीर को स्ट्रेच करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो दिमाग में BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस BDNF को दिमाग के लिए फर्टिलाइजर या खाद कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है। जैसे खाद पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद करती है, वैसे ही BDNF दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने में मदद करता है। इंसान तुरंत अलर्ट हो जाता है। और मैंने ये भी देखा था कि विजुअलाइजेशन का अभ्यास भी बहुत असरदार है। जैसे एलीट एथलीट्स रेस से पहले दिमागी रिहर्सल करते हैं। हाँ, MRI स्कैन में देखा गया है कि उनके दिमाग में ठीक वही न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेट होते हैं जो असल रेस दौड़ते वक्त होते हैं। दिमाग के लिए कल्पना और वास्तविकता में बहुत कम अंतर होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक शानदार सुबह की शुरुआत हो गई, डोपामीन स्पाइक से बच गए, एक्सरसाइज कर ली, विजुअलाइजेशन भी हो गया। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि अगर दोपहर के 2 बजते बजते इंसान की बैटरी पूरी तरह ड्रेन हो जाए और वो कीबोर्ड पर सिर रखकर सोने लगे, तो वो बेहतरीन सुबह तो बेमानी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और यहीं से ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन असल खेल तो एनर्जी मैनेजमेंट का है ना? यही सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। टाइम तो फिक्स्ड है, आप उसे बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ऊर्जा रिन्यूएबल है, उसे वापस पाया जा सकता है। हाँ, काम करने के लिए मुख्य रूप से 4 तरह की ऊर्जा चाहिए: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। अब इसमें से मानसिक ऊर्जा को ही ले लीजिए।
कॉग्निटिव लोड थ्योरी के हिसाब से एक आम इंसान दिन में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 35,000 फैसले लेता है। 35,000 फैसले, ये तो सुनने में ही थका देने वाला लग रहा है ना? आज क्या खाऊं, कौन सी शर्ट पहनूं, इस ईमेल का क्या जवाब दूं, हर एक फैसला चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो मानसिक ऊर्जा खर्च करता है। इसे ही डिसीजन फटीग या निर्णय लेने से होने वाली थकान कहते हैं। एग्जैक्टली। यही वजह है कि शाम तक हम इतने थक जाते हैं कि डिनर में क्या हेल्दी खाना है ये तय नहीं कर पाते और बस जंक फूड ऑर्डर कर देते हैं। ओह, अब मुझे समझ में आ रहा है कि स्टीव जॉब्स हमेशा वो काली टर्टलनेक टी शर्ट और जीन्स ही क्यों पहनते थे, या बराक ओबामा से ग्रे या ब्लू सूट ही क्यों पहनते थे। बिल्कुल, वो कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था। वो अपनी मानसिक ऊर्जा बचा रहे थे ताकि उसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों में लगा सकें। पर देखिए, एक साधारण नौकरी पेशा इंसान तो रोज एक ही कपड़े नहीं पहन सकता ना, लोग उसे अजीब नजरों से देखेंगे। तो डेली फैसलों को कैसे ऑटोमेट किया जाए? हाँ, किसी को स्टीव जॉब्स बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस सिद्धांत को अपनाया जा सकता है। उन चीजों को ऑटोमेट किया जा सकता है जो लक्ष्य के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। जैसे संडे को ही पूरे हफ्ते के लंच का मेनू तय कर लेना। कल ऑफिस में क्या पहनना है उसे रात को ही निकाल कर रख लेना। इससे सुबह उठकर दिमाग पर कॉग्निटिव लोड कम हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर शारीरिक ऊर्जा की बात करें तो एक आंकड़ा बहुत हैरान करने वाला है। शरीर में मात्र 2% पानी की कमी यानी हल्का सा डिहाइड्रेशन भी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और फोकस को 15% तक गिरा सकता है। सीरियसली? मतलब लोग फोकस बढ़ाने के लिए कॉफी पीते रहते हैं, पर असल में शायद उन्हें सिर्फ एक ग्लास पानी की जरूरत होती है। वही तो। और मानसिक और शारीरिक के बाद आती है भावनात्मक ऊर्जा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का प्रयोग हुआ है सोर्स मटेरियल में, एनर्जी वैम्पायर्स। हाँ, एनर्जी वैम्पायर्स, ये क्या होते हैं? ये वो लोग, स्थितियां या माहौल होते हैं जो बिना कुछ किए ही आपको भावनात्मक रूप से पूरी तरह चूस लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे सहकर्मी के साथ 15 मिनट की मीटिंग में बैठा है जो सिर्फ शिकायतें करता है। उफ, हर बात में नेगेटिविटी। हाँ, मीटिंग के बाद ऐसा लगेगा जैसे आधी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। तो ऐसे लोगों और स्थितियों से बाउंड्री सेट करना ऊर्जा प्रबंधन का बहुत अहम हिस्सा है। और सबसे ऊपरी स्तर पर आती है आध्यात्मिक ऊर्जा यानी स्पिरिचुअल एनर्जी, राइट? और यहाँ आध्यात्मिक का मतलब किसी पूजा पाठ से नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपने काम के पीछे के बड़े क्यों यानी वाई को समझना। जब इंसान को ये एहसास होता है कि उसका काम किसी के जीवन में अर्थपूर्ण बदलाव ला रहा है तो एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। और ये स्पिरिचुअल एनर्जी किसी भी बाहरी मोटिवेशन या बोनस चेक से ज्यादा पावरफुल और सस्टेनेबल साबित होती है। तो ठीक है, अब ऊर्जा एकदम ऑप्टिमाइज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि इस ऊर्जा को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, इसे सही जगह पर कैसे लगाया जाए। इसके लिए क्रेग बैलेंटाइन सफलता के 3 स्तंभों यानी 3 पिलर्स की बात करते हैं। ओके, पहला पिलर क्या है? पहला है प्लानिंग, यानी कल की जीत आज रात ही लिख लेना। कल का सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम क्या होगा ये रात को ही तय होना चाहिए। और दूसरा पिलर है प्रोफेशनल विल पावर। मुझे ये बहुत सही लगा क्योंकि इसका मतलब हर लालच से लड़ना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहले ही पहचान लेना है। एग्जैक्टली। अगर पता है कि फोन डिस्टर्ब करेगा तो काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख देना। इच्छा शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल। और तीसरा पिलर है सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले लंबी रेस नहीं दौड़ सकता। एक मेंटर या समान सोच वाले दोस्तों का ग्रुप होना बहुत जरूरी है। इन पिलर्स में ना मुझे एक लाइन ने बहुत गहराई से छुआ कि अनुशासन असल में कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये आजादी का रास्ता है। स्ट्रक्चर इक्वल्स फ्रीडम। ये एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है। जब जिंदगी में एक स्ट्रक्चर होता है ना, तभी असल में मनपसंद काम करने की ज्यादा आजादी मिलती है। और इस स्ट्रक्चर को लागू करने के लिए प्राथमिकताओं का विज्ञान, प्रायोरिटी का साइंस समझना होगा। जैसे वो 80-20 नियम, परेटो सिद्धांत। हाँ, जो बताता है कि हमारे 80% परिणाम हमारे केवल 20% प्रयासों से आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अपना 80% समय उन 20% कामों में बर्बाद करते हैं जिनका कोई बड़ा असर नहीं होने वाला। और यहीं पर मुझे लगता है कि आइजनहावर मैट्रिक्स एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है। बिल्कुल। ये मैट्रिक्स सारे कामों को 2 पैमानों पर मापता है। एक अर्जेंसी यानी तत्काल जरूरत, और दूसरा इम्पोर्टेंस यानी महत्व। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें उस जाल से बचाता है जहां हम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच का फर्क भूल जाते हैं। जैसे फोन पर अचानक कोई नोटिफिकेशन आया, वो अर्जेंट लगता है,
ध्यान भी खींचता है। पर क्या वो लंबे समय के लक्ष्यों के लिए इम्पोर्टेंट है? शायद नहीं। राइट। सारी ऊर्जा उस काम में जानी चाहिए जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन शायद अर्जेंट नहीं है, जैसे कोई नया स्किल सीखना, किताब लिखना या अपनी सेहत पर ध्यान देना। और जब इस ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी को सही 20% महत्वपूर्ण कामों पर फोकस किया जाता है, तभी इंसान उस 600 या 800% ज्यादा उत्पादकता वाले जोन में प्रवेश करता है। वाह। तो अगर हम आज की इस पूरी यात्रा का सार निकालें तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स का रहस्य केवल सुबह 4 बजे उठना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शारीरिक स्वास्थ्य, नींद के विज्ञान, मानसिक शांति, ऊर्जा के प्रबंधन और अटूट फोकस का एक पूरा का पूरा होलिस्टिक सिस्टम है। सही कहा। अब चूंकि हमने आज बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों और तकनीकों पर बात की है, तो हमारे जो श्रोता हैं जो द लर्नर माइंडसेट रखते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड का खतरा भी हो सकता है। और इसीलिए मेरी सलाह यही है कि रातों रात सब कुछ बदलने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर शुरुआत कैसे हो? सबसे बेहतरीन तरीका है कि इस सप्ताह केवल एक छोटी सी आदत से शुरुआत की जाए। शायद वो आदत सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करने की हो सकती है, या सुबह उठकर 5 मिनट की स्पेसिफिक कृतज्ञता शामिल करने की। छोटी शुरुआत लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। एग्जैक्टली। छोटे लेकिन निरंतर बदलाव ही लंबी अवधि में असाधारण परिणाम देते हैं। इसी बात के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को समेटते हैं, लेकिन जाते जाते मैं एक बहुत ही अलग और थोड़ा उकसाने वाला विचार छोड़ना चाहूंगी, जिस पर अकेले में विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। वो क्या है? देखिए, आज हमने अपनी ऊर्जा और समय बचाने के लिए जिंदगी के फैसलों को रूटीन और सिस्टम में बांधने की बात की, उन्हें ऑटोमेट करने की बात की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हम अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े हिस्से को मशीन की तरह पूरी तरह से ऑटोमेट कर देंगे, तो क्या हम उस अनिश्चितता, उस स्पॉन्टेनिटी और उन छोटे छोटे सरप्राइजेस को नहीं खो देंगे जो असल में जिंदगी को इतना रोमांचक और खूबसूरत बनाते हैं?